Hello Chapati, I hope you all are doing well. So today in this video we are going to elaborate you the class 11th physics chapter forces and law of motion, and our today discussion topic is tension. So basically tension होती क्या है, कहाँ होती है, ठीक है. We are not discussing about that human mind tension, we are discussing a tension in physics. तो फिजिक्स में टेंशन क्या होती है, किस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. इज इट ए फोर्स, क्या एक फोर्स है ये, अगर फोर्स है तो किस टाइप का फोर्स है. तो ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू इलाबोरेट यू द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फोर्स. तो फोर्सेस को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. लेट्स सी ऑल दिस कैटेगरीज. हाँ जी बच्चों पढ़ते. the forces are basically classified into 4 categories. First one is your non-contact force, second is contact force, third is weak force, and the fourth one is your nuclear forces. So basically the non contact force represented कि वो फोर्स जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो. जैसे कि इसका नेम सिंप्लीफाई कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, हम टाइप ऑफ फोर्सेस में ही इसे रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे कि होता है, फर्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, second is your electrostatic force, third is your magnetostatic force, या फिर you can say it as a magnetic force. So these are 3 types of non contact forces. So among these 3 types, in your class 11 syllabus consists of only a gravitational force. This is present in class 11th, whereas electrostatic force and magnetic force we will discuss in class 12. सो देखिए नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स कैसे है ये हम ये आपको दिखा देते हैं. जैसे कि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लेते हैं तो ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है किसके बीच में, अर्थ और किसी एक ऑब्जेक्ट के बीच में. जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास अर्थ है, ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है काफी हाइट से अर्थ पे. अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से, जैसे आप एरोप्लेन क्रैश के एग्जांपल से समझ सकते हो, तो एरोप्लेन क्रैश होने के बाद कहाँ आता है, नीचे ही आता है, ठीक है. या फिर आप इस तरीके से देखिए, कोई भी बॉडी जिसका मास m है, जो अर्थ से किसी भी डिस्टेंस पे है, आप देखेंगे कि अगर उसे फ्रीली फॉल कर दिया जाए, नॉर्मली भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर देखते तो वो कहाँ आता है, अर्थ के अंदर आता है. दैट मीन्स अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है. क्यों होता है, क्योंकि अर्थ अपने आसपास किसको क्रिएट कर देता है, एक रीजन होता है जिसके अंदर क्या एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटी, ठीक है. इन बिटवीन स्पेस तक कुछ रीजन है जिसके अंदर ग्रेविटी इफेक्ट करती है. ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, विच इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इस रीजन के अंदर अर्थ के अराउंड अगर कोई ऑब्जेक्ट हो आता है तो वो कहाँ अट्रैक्ट होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ. अब आप देखिए इन ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं था, कुछ ना कुछ क्या था, गैप था, ठीक है. जैसे अगर मैं पेन भी ले लूँ, ये तो चलो मैं विद इन अर्थ बात कर रही हूँ, नॉर्मली भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज कहाँ अट्रैक्ट हो रही है, नीचे की तरफ. तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, अर्थ का अट्रैक्शन है. अर्थ और इसके अंदर कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं था, कुछ डिस्टेंस था, बट फिर भी वो उसने इसको क्या किया, अट्रैक्ट किया. तो इस तरीके का फोर्स ही है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके अंदर कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स. तो आपने अभी काफी सारे टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में. जैसे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है. फ्रिक्शन के अलावा हमने डिस्कस किया नॉर्मल रिएक्शन, विच इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स. या फिर अगर आप कोई स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करें, किसी स्प्रिंग के अंदर लगने वाला फोर्स, वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है. और इसी कॉन्टैक्ट फोर्स में ही आता है आपका टेंशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है. देखिए फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगती है. इसको समझने के लिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ताकि ये दोनों चीजें आपको यहीं पे क्लियर हो जाएं, ठीक है. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, ठीक है. फोर्स को मैं FORCE एंड कैपिटल F से रिप्रेजेंट करती हूँ. तो हमेशा फ्रिक्शन इससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. कहाँ लगेगी,
ये जो ऑब्जेक्ट था आपका और ये आपने जो सरफेस ली, ये दोनों जहां कनेक्टेड है, इस पॉइंट से क्या लगेगी यहाँ पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए एक्चुअल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर। हमेशा कहाँ लगा, ये कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगा, जब एक ऑब्जेक्ट किसी और सरफेस पे क्या कर रहा था, कॉन्टेक्ट में था, या फिर वी कैन से द लाइन ओवर द सरफेस, इसकी सरफेस पे है ये। नॉर्मल रिएक्शन कैसे, यही ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस के कांटेक्ट में है तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला, दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन। तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि कांटेक्ट पे ही डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम जनरली कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रेविटी भी लगनी ही, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना मास होगा एंड इस पे क्या लगेगी, ग्रेविटी। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो कहाँ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सब डिस्कशन हम फ्रिक्शन के टॉपिक में कर चुके हैं। स्टिल फ्रिक्शन के अलावा जी हमने तो सिंपल फ्रिक्शन लिया, फ्रिक्शन को इंक्लाइन पैटर्न में भी स्टडी कर चुके हैं। इंक्लाइन पैटर्न का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट अगर क्या है, सीधे किसी सरफेस पे ना होते हुए कैसे होता, मान लीजिए कि आपका सरफेस किसी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे है, जो ये सरफेस आपका ऐसे सीधा था, अब ये अगर आपका सरफेस ऐसे हो जाए, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, हम इसके ऊपर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होगा और हम सपोज कर रहे हैं इससे ऊपर की डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किससे, फोर्स एफ लग रही है, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, इसकी फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो कहाँ लगेगी, यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। एंड वन मोर थिंग जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखिए वेट हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, ऐसे नहीं कि आपको ये देखना है कि नॉर्मल अगर ऊपर था तो सेम उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वेट लगे, ऐसा जरूरी नहीं होता। वेट हमेशा नीचे लगता है, वो डिपेंड नहीं करता कि वो नॉर्मल रिएक्शन के नॉर्मल रिएक्शन की एक ही लाइन में है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये प्लेन शिफ्ट होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आपका इस तरफ चला गया, बट वेट आपका स्टिल इससे क्या लगेगा, बिल्कुल सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विच इज योर एम जी। हाँ, इतना जरूर हम कर लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में, इस तरीके के डायग्राम्स में, कि अब हम इसकी बैलेंसमेंट के लिए क्या कर देते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए क्या कर लेते हैं, इस वेट के कंपोनेंट देख लेते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करोगे तो उसके दो ही कंपोनेंट्स को हम रिजोल्व करते हैं। वन इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सेकंड इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर आप इसको डिनोट करना चाहते हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वो सब देख लीजिए आप। यहां से अगर आप देखते हैं इसी का हम इस तरीके से, तो ये देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। दिस इज योर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो एम जी के साथ देखो, जो जिसके साथ थीटा आता है उसके साथ, दैट मीन्स हमेशा याद रखना वो हो जाएगा कोस थीटा। इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन देखो कौन सी होगी, यही वाली होगी जिस पे फ्रिक्शन लग रहा है, इसी तरफ जाएगा एम जी का दूसरा कंपोनेंट जो कि होगा एम जी साइन थीटा। तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, एक नॉर्मल में, जब आपकी लाइन ऑफ सरफेस क्या है, स्ट्रेट है, और जब वो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, उसके बाद हम इसको इस तरीके से रिजॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन, जिसकी फ्रिक्शन नहीं, हम बात कर रहे थे कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कॉन्टैक्ट फोर्सेस किस तरीके से होते हैं, जिसमें मैंने आपको इन डायग्राम्स में शो कर दिया कि फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस है और नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है, कॉन्टैक्ट ही फोर्स है। ऐसे ही टेंशन कहाँ होती है, अब ये देखने वाली चीज है। देखिए जब भी आप किसी भी टाइप का फोर्स देख रहे हो, स्प्रिंग में, रोड में, या फिर चेन में, तो यहाँ पे होती है टेंशन। लेट्स सी, हाँ जी बच्चों पार्टी, तो लेट्स सी, तो टेंशन जिसको हम फिजिक्स में कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जनरली मिलती है कहाँ पे, स्ट्रिंग में, रोड में, या फिर चेन में। ठीक है, हमने की पॉइंट करके यहाँ लिखा है कि टेंशन, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट रोड में, चेन में या स्ट्रिंग में जब आप देखेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट होती है। दूसरा की पॉइंट ये है कि अगर आप
कि क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, डायग्राम में स्ट्रिंग चेंज हो रही है, या फिर जब हम कह सके कि मोर देन वन स्ट्रिंग है तो वहां पे टेंशन भी चेंज होगी, मोर देन वन टेंशन होंगी, दो स्ट्रिंग होंगी तो आपके पास दो टेंशन होंगी। इस तरीके से देखिए, समझिए इसको समझने के लिए आप क्या करते हैं, एक सरफेस ले लीजिए। ओके फाइन। इस सरफेस के साथ एक वायर है, ठीक है, और इस वायर पे हमने क्या कर दिया, वायर के अंदर एक मास m को हैंग कर दिया। हैंग करने का मतलब क्या है, लटका दिया है। अब ये जो मास m है, ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर लटकी हुई है तो मतलब अगर हैंग्ड पोजीशन में है तो उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका क्या लगेगा, वेट, विच इज mg, जैसे कि हमने फ्रिक्शन के टॉपिक में भी देखा। अब बात आ रही है जो कि हमारा मेन टॉपिक है, विच इज टेंशन। तो टेंशन यहाँ क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में जो एक धागा, रोड या चेन है, इसके अंदर होगी टेंशन, और उस टेंशन की डायरेक्शन हमेशा होगी अवे फ्रॉम पॉइंट। अवे फ्रॉम पॉइंट मतलब कि इसके साथ जो सा मास अटैच है, कौन सा मास अटैच है, ये, इससे दूर जाते हुए, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ टेंशन, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। टेंशन एक टाइप का फोर्स ही होता है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर, रोड के अंदर, चेन के अंदर हम बोलते हैं उसको टेंशन, और वो हमेशा लगती है इस सरफेस, जो भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं जिसका भी मास होता है, उससे हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट, उससे दूर जाते हैं। क्लियर है इतना? हाँ जी। तो ये आपने देख ली हैंग्ड पोजीशन में। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट लाइंग है, लाइंग का मतलब क्या है कि किसी सरफेस पे रखा है, लेट्स अंडरस्टूड इट। ये तो हमने आपको यहाँ पे समझाया केस फर्स्ट। नाउ वी विल डिस्कस केस सेकंड। केस सेकंड का बात मैं आप कर रही हूँ, जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ये सरफेस ले लिया है, सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका अपना मास m है, ठीक है, और यहाँ पे इससे अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए, और ध्यान दीजिए, अगर आपके कोई ऑब्जेक्ट लाइंग है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है वही उसकी टेंशन है। समझिए, जैसे कि अगर आप किसी थ्रेड से इसे इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे, ठीक, इस डायरेक्शन में आप यहाँ फोर्स लगा रही हैं, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर तो क्या होती है, टेंशन होती है, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और आप देख रही हैं इस मास से ये क्या हो रहा है, दूर जा रही है स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द सेंटर हमें एक डायरेक्शन दिखानी है। हाँ जी, ये तो एक स्ट्रिंग की बात। अब हम लगाना चाहते हैं इस की पॉइंट को, आपको समझाना चाहते हैं, इसी के लिए हम क्या ले रहे हैं, केस 3, जिसमें हम आपको दिखाएंगे मोर देन वन स्ट्रिंग। ठीक है, मोर देन वन स्ट्रिंग। तो आप देखिए, केस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं बट कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी बनाते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक सरफेस ले लिया, सरफेस के ऊपर हमने दो ऑब्जेक्ट्स रख दिए, m1 हैविंग मास m1, हैविंग मास m2। आई एम सेइंग कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक स्ट्रिंग है, ओके, और एक स्ट्रिंग इस m2 के यहाँ है। अब आपको इसमें टेंशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है बेसिकली। लेट्स सी, तो अगर हम m1 पे जाते हैं, मास m, तो इसकी स्ट्रिंग हम देख रहे हैं यहाँ से, इस पॉइंट से इससे दूर जा रही है, तो यहाँ पे टेंशन होगी कितनी, T1। ओके, अब आप m2 पे आइए, m2 के पास दो दो स्ट्रिंग्स हैं। अब अगर आप देखें कि ये वाली स्ट्रिंग हम देखें, अगर यहाँ बैठ के देखें, तो ये स्ट्रिंग यहाँ से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है m2 के मास से। तो इससे अब इस डायरेक्शन में जहां से ये दूर जाती हुई में टेंशन होगी, लेकिन टेंशन यहाँ T2 नहीं बच्चा, T1 ही होगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई है। टेंशन तभी चेंज होगी जब आपकी स्ट्रिंग चेंज होगी। तो यहाँ पे आपकी सेम स्ट्रिंग थी, इसीलिए इस तरीके से इसकी टेंशन को रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रिंग इस पॉइंट से अब यहाँ दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे अनदर टेंशन होगी विच इज टेंशन T2, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हुई, इसीलिए हमने टेंशन को भी क्या किया है, चेंज किया है। तो आपको आज की इस वीडियो में टेंशन के साथ बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाना है। इसी में अलग अलग केसेस आपको लेके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से टेंशन होती है। लाओ, अब हम क्या करते हैं, और थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लेते हैं। लेट्स सी। हाँ जी बच्चे, देखिए, तो यहाँ पे आपके पास केस नंबर 4 प्रेजेंट है। यहाँ पे एक मास है जो कि अटैच है कितनी, दो स्ट्रिंग से, कुछ इस तरीके से एक सरफेस से, और एक कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले इस पे क्या लगेगा, वेट विच इज इक्वल टू m इंटू जी। अब हम देखने वाले हैं इसमें टेंशन की डायरेक्शन। तो अगर आप मास m पे यहाँ बैठ के देखते हैं, तो आपको यहाँ से ये स्ट्रिंग ऐसे दूर जाती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ हो जाएगी टेंशन T1। और अगर आप इस सरफेस से देखें, ठीक है,
नॉर्मल सी बात है, अगर आपको इस तरीके से कुछ देखना है तो आप देख भी सकते हैं। अगर आप इस सरफेस से कनेक्टमेंट देखेंगे तो यहाँ इस सरफेस से ये स्ट्रिंग दूर हो रही है, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या T1 ही होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई। ऐसे ही चलिए इस तरफ, यहाँ पे अगर आप बैठ के देखते हैं तो स्ट्रिंग आपको यहाँ से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, टेंशन T2। और इस सरफेस पे अगर आप बैठ के देखें स्ट्रिंग को तो यहाँ से दूर जाती हुई दिखाई देगी, दैट इज टेंशन T2। स्ट्रिंग चेंज हुई इसीलिए टेंशन भी आपकी चेंज हुई। और डायरेक्शन हमेशा आप कहाँ से देख रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप इस मास पे यहाँ बैठ के स्ट्रिंग को देखेंगे तो यहाँ से दूर जा रही है, इस सरफेस पे बैठ के देखेंगे तो ये यहाँ से दूर जाएगी, इसीलिए इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ वी विल सी वन मोर केस। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो अब हमने क्या किया है, दो मासेस को कनेक्ट कर दिया है तीन स्ट्रिंग से। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इसका वेट एक्ट करेगा m2 इंटू जी, यहाँ पे एक्ट करेगा m1 इंटू जी। तो W1 इज इक्वल टू M1 इंटू टी एंड W2 इज इक्वल टू M2 इंटू जी। अब आप यहाँ टेंशन की डायरेक्शन को अगर देखना चाहते हैं, बहुत ईजी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस मास से अगर आप इस स्ट्रिंग को देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दूर जाते हुए दिखाई दे रही है, दैट इज टेंशन T1। और अगर आप इस सरफेस के ऊपर बैठ के देखेंगे तो आपको यहाँ से ये स्ट्रिंग दूर जाते हुए दिखाई देगी, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से। नाउ अब इस मास से अगर आप यहाँ से स्ट्रिंग देखें तो आपको दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, दिस इज T2। बट अगर आप यहाँ से देखते हैं इस मास से बैठ के, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ से स्ट्रिंग दूर जाती हुई दिखाई देगी, टेंशन T2। देखो चेंज नहीं कर रही, मास भले ही चेंज हो गया लेकिन स्ट्रिंग क्या थी, ये एक स्ट्रिंग थी, ये दो स्ट्रिंग थी, और ये कौन सी है, थर्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो स्ट्रिंग दूर हुई, टेंशन T3। फिर इस सरफेस पे अगर आप बैठ के देखते हैं तो इस सरफेस के जॉइंट से आपको स्ट्रिंग यहाँ दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, दिस इज टेंशन T3। दैट मीन्स ये मैंने आपको सारे केसेस, मोस्ट कॉमन केसेस आपसे डिस्कस करी हैं। सारे तो देखो कभी नहीं होता है, ठीक है, वी कांट समराइज एवरीथिंग बट वी कैन डू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया है, टेंशन को जाना कि टेंशन होती क्या है, और उसके कुछ मेन केसेस को हमने डिस्कस कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट टेंशन, so don't take the tension and do this with your all honesty.